नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। इन कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप स्टोरी आज यहां पर कच्चे तेल को लेकर है। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद इस हफ्ते पॉजिटिव गेन्स के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने यूएस से आते हुए देखी हैं, यूएस ट्रेजरी सेकी से आते हुए देखी हैं और जिस तरह का अटैक फिर से यूक्रेन पर रशिया की तरफ से आया है, कच्चे तेल में हल्की सी तेजी यहाँ पर अब बरकरार है। आगे जाकर क्या क्यूज रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोया तेल पर बदलती ट्रंप पॉलिसीज की, ज़्यादा बड़े बायोफ्यूल मैंडेट्स अब यहाँ पर शायद आते हुए नजर आएंगे। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़े हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। सबसे पहले नरेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया बहुत साथ देने के लिए। और सबसे पहले जिस तरह से हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक सपोर्ट आता हुआ देखा है, कैसे देखते हैं? अब ऑलमोस्ट ये फाइनलाइज्ड ही है कि 27 अगस्त से हम 50% टैरिफ देख रहे होंगे। देखिए, जिस तरह के डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, मैंने कई बार आपके चैनल पे कहा है कि भाई ऑयल जो है वो 90% जियोपॉलिटिक्स होती है और अभी भी जो कीमतों में आप हरकत की बात कर रही हैं कि थोड़ा उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है, बढ़ी है कीमत, वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर ज्यादा है। थोड़ी बहुत डिमांड में भी हमने एक मूवमेंट देखा है, लेकिन डिमांड में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है कि उसकी कीमत जो है उसमें बहुत ज्यादा कोई हरकत आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के आज जो पूरी जियोपॉलिटिक्स हो रही है और जो शतरंज का खेल चल रहा है, उसके अंदर जो है वो ट्रंप साहब एक तरफ है, वेस्टर्न यूरोप के कुछ देश उनके साथ नजर आते हैं, हालांकि बड़ी इच्छा से नजर नहीं आते हैं जिस तरह से वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखा कि अमेरिका की पूरी कोशिश कि भारत और चीन जो है वो रूस का तेल जो है वो लेना बंद कर रहे हैं, या कम से कम चीन जो है वो उसको कम तो जरूर करे। तो ये सबसे एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि उनका ये धारणा, उनका ये बार बार ये वक्तव्य देना कि भाई जो भारत तेल खरीदता है उससे जो है वो रशिया की जो वॉर मशीनरी है वो उससे जो है फ्यूल हो रही है, उसी से चल रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। देखिए, भारत जो है वो रूस से तेल 3 साल से खरीदा है और यूक्रेन का जो मसला है वो उससे भी ज्यादा समय से चल रहा है। इन दोनों का आपस में किसी तरह का तालमेल नहीं है। हाँ, इतना जरूर नजर आता है अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि अमेरिका खासतौर से जो शेल प्रोड्यूसर है उनकी कोशिश है कि भारत उनसे और ज्यादा तेल खरीदे। और कहीं ना कहीं जो है जो वक्ता में अमेरिका से आ रहे हैं उसके पीछे ये गुणा भाग भी है कि भारत पर दबाव डाला जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा अमरीकी तेल भारत ले, क्योंकि उनके पास सरप्लस है, खासतौर से जैसे मैंने कहा जो शेल प्रोड्यूसर्स हैं। अगर ऐसा उनको कहना है तो उसके लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग करना होगा, अच्छी टर्म्स देनी होंगी, अच्छी कॉमर्शियल कंडीशंस देनी होंगी, बल्कि बार बार ऐसे वक्तव्य देना जो उनके ट्रेड एडवाइजर हैं या उनके जो वित्त मंत्री हैं, और उसको जो है भारत को उस चीज से जोड़ना जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, दूर तक कोई लेना देना नहीं है ना। तो कह के जो भारत से 25 साल पुराने संबंध है उन पर सवाल उठाना। एब्सोल्युटली नरेंद्र जी, आपने कल एक डेटा शेयर किया था जिसमें काफ़ी क्लियर है कि इंडिया एज ऑफ नाउ यूएस से शायद 6-7% लेता है और रशिया से 32% जैसा है। यूएस का शेयर हमने गिरता हुआ देखा और रशिया का 3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है। काफ़ी क्लैरिटी है उस WTO के ग्राफिक्स में। वहाँ पर यहाँ से जिस तरह का तालमेल है, जिस तरह का भारत खरीदता है इतने सारे देशों से, आपको क्या ये आगे जाकर अब चेंज होता हुआ नजर आता है? क्योंकि हम देखते हैं कि हर 3-4-5 सालों में वो मैथमेटिक्स, वो कैलकुलेशन यहाँ पर चेंज होती है। देखिए, बयान अपनी तरफ है, चाहे वो किसी भी देश से आ रहे हों, लेकिन अंततः जो है हमारे जो रिफाइनर्स हैं, चाहे वो सरकारी कंपनियां हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हों, वो वहां से तेल लेकर के आएंगी जहां से उनको जो है कॉमर्शियल कंडीशंस, कॉमर्शियल टर्म्स अट्रैक्टिव नजर आएंगे। यही सीधा सीधा पैमाना होता है। और मेरा ये मानना है, जिस ग्राफ की आप बात कर रही हैं उससे स्पष्ट है कि अमेरिका से भारत ने ज्यादा तेल लिया है। और अगर आप डेटा लेटेस्ट उठा करके देखते हैं, जो कल का डेटा है वो ये है कि उसके अंदर पहले 70% की बढ़ोतरी थी, अब वो 95% की बढ़ोतरी, लगभग दुगुना तेल भारत ले चुका है जितना पहले लेता था इस साल के अंदर अमेरिका से। और अगर जो है कॉमर्शियल टर्म्स अच्छे तो और भी ज्यादा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह के बयान वहां पे आते हैं और ऑयल का जो भारत जो रूस से तेल होता है उसका राजनीतिकरण किया जाता है, उसमें जो है राजनीति को लेकर के आया जाता है, उसमें वो बातें लगाई जाती है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो भारत हो, चीन हो या वो कोई भी देश हो, वो उसको पसंद नहीं करता। तेल एक व्यापार है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा व्यापार है। अमेरिका को क्योंकि ज्यादातर तेल डॉलर में खरीदा जाता है, अमेरिका को उससे बड़ा फायदा होता है। तो उस पर आकर के राजनीति इस स्तर पर करना है कि कोई वित्त मंत्री और व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर करें, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा उसके अंदर मैच्योरिटी नजर नहीं आती। व्यापार होता है, जहां से सस्ता मिलेगा वहां से लेकर के आ जाएगा। जब भारत के रिफाइनर तेल खरीदने जाते हैं वो तेल की नेशनैलिटी नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि कॉमर्शियल टर्म्स क्या है और दाम कितना है।
वेल सेड। एक और नरेंद्र जी, एक बहुत बड़ा डिबेट जो लगातार हम बनता हुआ देखते हैं वो ये है कि क्रूड के प्राइसेस ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं, लेकिन हमारे रिटेल प्राइसेस में यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। नहीं, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। आप देख रहे हैं कि पूरी किस तरीके से जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, किस हिसाब से आपने देखा जिन ट्रम्प साहब को भारत बहुत अच्छा और घनिष्ठ मित्र मानता था, उन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। तो अब उसका फिर नतीजा ये है कि आपने देखा चीन के विदेश मंत्री लंबे अरसे के बाद भारत आए और जो संबंध थे उसके अंदर थोड़ा सा मिठास घोलने की उन्होंने कोशिश करी। हमारे विदेश मंत्री रूस गए, जैसा आपने देखा, उससे पहले हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए, अब वहां के राष्ट्रपति भारत आने। तो कुल मिला के ऐसे हालत में जब पूरा जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड का जो चेस बोर्ड है उसमें इतनी तब्दीलियां हो रही है, इतना परिवर्तन उसके अंदर आ रहा है और प्रेडिक्टेबिलिटी जो है उसके बारे में बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात के अंदर भारत सरकार या भारतीय कंपनियों का काम ये होना चाहिए कि हर हालत में भारतीय उपभोक्ता को तेल उपलब्ध रहे। कहीं भी पेट्रोल, डीजल, टरबाइन फ्यूल, एलपीजी को लेकर कहीं पर लाइनें न लगना शुरू हो जाए, जो ईरान में, पाकिस्तान में, तमाम देशों में देखने को मिलती हैं। मुझे लगता है भारत सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी और इन सारी कंपनियों की और राज्य सरकारें, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि तेल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तेल उपलब्ध हो। जब तेल की इस समय प्रायोरिटी ये है कि तेल, डीजल, पेट्रोल, टरबाइन फ्यूल या एलपीजी हर जगह उपलब्ध हो, कहीं कंज्यूमर को कहीं दुविधा या कहीं परेशानी ना हो, असुविधा ना हो। कीमत जो है इस समय प्रायोरिटी नहीं है। इस समय प्रायोरिटी ये है पूरी दुनिया के 40 देशों से तेल लेकर के आना, चूंकि हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, रिफाइन करना, पूरे देश में उसका वितरण करना, जिससे जो भारतीय उपभोक्ता है, चाहे वो घरेलू हो चाहे औद्योगिक हो, उसको परेशानी ना हो, उसको वो उपलब्ध हो जब वो चाहता है। जब ये चीज सिक्योर कर ली जाएगी, ये पूरी तरह सिक्योर हो जाएगी इस जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जिसमें चारों तरफ से भारत पर तीर छोड़े जा रहे हैं, उसके बाद दाम, कीमत, उस पर बहस होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया नरेंद्र सैनिया जी, अगेन एक बार फिर से वहाँ पर बहुत क्लैरिटी लेके आने के लिए। और जैसे आप लगातार हमें बताते भी रहते हैं कि जी हाँ, कच्चे तेल के प्राइसेस 90% जियोपॉलिटिक्स हैं और इस समय तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है क्योंकि डिमांड सप्लाई अवेलेबिलिटी की बात यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इट्स मोर अबाउट कि कौन क्या कह रहा है और कहाँ से तेल खरीदा जाना चाहिए, कंट्रीज़ को बताया जा रहा है, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स पे है। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर कच्चे तेल की, लेकिन इसके बाद अब खाने के तेल पर बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप इन्फ्लेशन डेटा उठा के देखें तो हमने सभी जगह गिरावट आते हुए देखी है। सिर्फ एडिबल ऑयल प्राइसेस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर स्टेबिलिटी, इवन सम गेन्स देखने को मिले हैं। एसडी कथरी इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्राइवेट के सीईओ संदीप भान अब हमारे साथ हैं। संदीप नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो एक सेंस प्राइसेस पे ही आपसे लेना चाहेंगे। आप लगातार मुझे कहते रहे हैं कि प्राइसेस यहां से ऊपर जा सकते हैं, जहां पर अब हम खड़े हैं ऑन द हायर साइड ऑफ द रेंज, यहां से प्राइसेस कहां मूव करेंगे? देखिए, यहाँ पे प्राइसेस जो पाम ऑयल के अभी रिसेंटली टच हुआ था 4600 ऑन द फ्यूचर्स मार्केट ऑफ पाम ऑयल, वहां पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस आने लगी, वहां पे थोड़ी सी सेलिंग आने लगी और फिजिकल डिमांड इसको फॉलो कर नहीं रहा था। जो ये रैली थी, इट वाज ऑल ड्रिवन बाय फंड्स, नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल डिमांड थी, पर ऐसी डिमांड नहीं थी कि जो इसको इतना ऊपर ले जाए। So when it goes to 46, 4500, 50 से above जाता है मार्केट तो सेलिंग आ जाती है। It comes down to 44, 4450 रेंज तो थोड़ी बाइंग आ जाती है। So it's stuck in a very narrow range of 4400 to 4500 for physical demand, 4500 to 4600 में it goes into speculative element, more funds driven, and उसके ऊपर से सेलिंग आ जाती है। So we are seeing it continuing in this to range until we have the clarity on the soybean oil में जो अब यूएस की बायोफ्यूल के आने वाली पॉलिसी व्हिच इज एक्सपेक्टिंग विद इन सम फ्यू वीक्स टाइम, दैट विल डिटरमिन व्हिच वे वी विल गो। एब्सोल्युटली। और यूएस ने यहाँ पर बायोफ्यूल मैंडेट में काफ़ी पुश बनता हुआ देखा है। कल भी एक नई रिपोर्ट यूएस की तरफ से आई है जहाँ पर यूएस बायोफ्यूल मैंडेट को और भी पुश बनता हुआ नजर आया है। शायद वो क्वांटिटी भी बढ़ा दी जाए, इसके ऊपर भी यहाँ पर बातचीत हो रही है। संदीप, ये कॉन्वर्सेशन ऑफकोर्स मार्केट में है कि अगर यूएस अपना सोया चाइना को नहीं बेच पा रहा, इंडिया अगर इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड यहाँ पर लेता है तो वो शायद बायोफ्यूल में ज़्यादा इनरोड्स बनाता हुआ नजर आएगा। आप कैसे देख रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को? So definitely US का प्रोग्राम is going to be more on a biofuel, उनके लोकल बायोफ्यूल प्रोग्राम के लिए। ओवरऑल ग्लोबली डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैव टाइटन द सप्लाई चेन्स ऑफ द ऑयल। अभी एक चीज अच्छा है कि सोयाबीन ऑयल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, लैटिन अमेरिका में अच्छा हुआ है, ब्राजील, अर्जेंटीना में उसका प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, तो देयर इज इनफ ऑयल इन द सिस्टम टू सप्लाई टू इंडिया। और कल तो एक और न्यूज आई थी इंडिया मीडिया के थ्रू की दैट इंडिया हैज बॉट सम ऑयल फ्रॉम लैटिन अमेरिका, पाम ऑयल बेसिकली फ्रॉम कोलंबिया एंड Guatemala. So somewhere or the other way कहीं ना कहीं से तेल निकल के आ रहा है।
तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कमी नहीं होने वाली है। पाम जो में जिसमें यहाँ पर इनिशियल चिंताएं थी कि इंडोनेशिया मलेशिया की प्रोडक्शन में कमी आ सकती है, B40 B50 B60 की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, आपको लगता है एज ऑफ नाउ वो चिंता नहीं है? सप्लाईज को लेकर सोयाबीन में तो बिल्कुल भी नहीं थी, पाम में भी क्या कहेंगे कि ईजिंग एनवायरनमेंट है? सप्लाई चेन में फ्रॉम पाम्स पर्सपेक्टिव अगस्त एंड सितंबर अभी भी प्रोडक्शन हायर प्रोडक्शन मंथ का ये है. September we might see the peak of the month and October onwards we will see the drawdown in production starting. उसके बाद से सप्लाई की थोड़ी टाइटनेस आनी चालू हो जाएगी. That will last till next year, at least till March April तक. और तब आप प्राइसेस कैसे देखते हैं संदीप? इस पीरियड में प्राइस विल बी अ मेजर फैक्टर क्योंकि इन फॉरवर्ड मंथ्स में पाम ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल रनिंग सेम प्राइस. एक दिन पाम ऑयल प्रीमियम में आ जाता है, एक दिन सोयाबीन ऑयल प्रीमियम, बट दे आर रनिंग नेक टू नेक. इस पीरियड में इट विल डिपेंड अ लॉट. अभी आज में प्राइस का कुछ बता नहीं सकता क्योंकि अनलेस वी हैव दिस क्लैरिटी फ्रॉम द यूएस बायोफ्यूल प्रोग्राम. अभी आज के मार्केट के हिसाब से 4600 लगता है कि इट्स एट अ पीक लेवल, पर इसके ऊपर भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बायोफ्यूल पॉलिसी. इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं संदीप. ऑफ कोर्स बायोफ्यूल पॉलिसी एज ऑफ नाउ एक बुलिश फैक्टर यहाँ पर होने ही वाला है, लेकिन क्योंकि हम हायर सप्लाईज अंटिल सितंबर देख रहे हैं, तब तक प्राइसेस कैसे देखते हैं? और फिर जैसे आपने कहा अक्टूबर टू मार्च प्राइसेस पीक आउट करेंगे, तब क्या प्राइसेस बनते हुए नजर आएंगे अगर इसे दोनों हिस्सों में बांटा जाए? बड़ा टफ क्वेश्चन है आजकल के प्राइस मार्केट से प्राइस प्रेडिक्शन देना. ओके, आई विल गिव इट अ ट्राई. लाइक आई से 44-4600 इज अ रेंज फॉर नियर बाय टिल सितंबर. इस रेंज में ये मार्केट चलता जाएगा एंड प्रोबेबली अगर यूएस की थोड़ी बुलिश रिपोर्ट आई तो देन वी माइट सी अ बिट ऑफ एन अपसाइड. फॉरवर्ड्स में इट लुक्स लाइक 4800 इज अ पॉसिबिलिटी. 5000 तक आप यू नॉट स्टिकिंग योर नेक आउट फॉर दैट? अब इन 5000 के लिए जाऊंगा नहीं क्योंकि विल हैव टू सी अ लॉट हाउ सोयाबीन ऑयल कम्स आउट. तो संदीप एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पॉट. ऑफ कोर्स एक मुश्किल चीज़ यहाँ पर जो बीच में अटकती है वो यूएस का बायोफ्यूल मैंडेट है. एक बार वो आ जाएगा तो सारे के सारे ग्लोबल प्राइसेस यहाँ पर एडिबल ऑयल स्पेस में इसको रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे. बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए. इसी के साथ एक सारी आइज आज यहाँ पर जैक्सन होल मीटिंग पे हैं जो कि 8वीं मीटिंग होगी यहाँ पर जेरेमी पॉवेल के लिए. ये उनकी आखिरी मीटिंग है और बाजार मानता है कि या तो वो एक पावर पंच देंगे या फिर नॉन कमिटल रहेंगे, और या क्या वो इसके बीच का कोई रास्ता निकालते हैं. कायनात, आपको क्या लगता है? क्योंकि इससे पहले डॉलर इंडेक्स में % की तेजी है और कुछ मुनाफा वसूली मेटल्स में देखने को मिली है. सोना चांदी हल्का सा नरम है. क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑफ कोर्स अपने हिसाब से मूव किए हैं, लेकिन मेटल्स आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो जैक्सन होल सिंपोजियम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जैसे हमने देखा है डेटा बहुत ज्यादा मिक्स्ड रहा है. इन्फ्लेशन डेटा जो अभी रिसेंटली आया है उसके कारण काफी आप बोल सकते हैं रिकैलिब्रेशन हुआ है रेट कट के बेट्स में. लाइक पहले हम 90% देख रहे थे, अभी जिस तरह का डेटा रिसेंटली भी आया, मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स भी काफी पॉजिटिव आए हैं, तो उसके कारण थोड़ी सी बेट्स कम हो गई है विच हैज कम डाउन टू 70%. अगर आज इन केस इवन इफ ही स्टेज नॉन कमिटल बट वो अगर अपना जो स्टांस है, जो स्टेटस को अगर वो रखते हैं लास्ट मीटिंग के हिसाब से, तो भी इट विल बी कंसिडर्ड एज स्लाइटली हॉकिश ओनली. एंड आई थिंक थोड़ा सा उसके कारण हमें मेटल्स पे, प्रेशियस मेटल, बेस मेटल, सारे कमोडिटीज पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है. सो और स्पेशली मार्केट्स इस चीज के लिए वेट करें. जैसे लास्ट ईयर उन्होंने जैक्सन होल में एक शिफ्ट का इंडिकेशन दिया था जब रेट कट्स स्टार्ट हुए थे. So markets are waiting for some kind of clue from Fed Chair Powell. तो वो क्लूज अगर कुछ मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक उस बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से कमोडिटी मूव जो रहेंगे आगे जाके बहुत ये इवेंट इन्फ्लुएंस्ड होंगे. एंड जिस तरह का डेटा अभी आया है, जो अभी तक फेड ऑफिशियल्स हैं उनके जो कमेंट्स रहे हैं, ज्यादा करके एवरीवन इज मोर कंसर्न्ड अबाउट इन्फ्लेशन, क्योंकि उनको टैरिफ रिलेटेड इन्फ्लेशन का कंसर्न काफी ज्यादा है. कुछ है विच आर इन सपोर्ट ऑफ रेट कट्स, तो बहुत ज्यादा मिक्स्ड है. सो पूरी इट इज द मूवमेंट अहेड विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट ही सेज देयर. एंड फिलहाल तो यही लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक वो स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं रादर देन गोइंग वेरी हॉकिश ऑन इट. ओके, तो किस तरह की राय फिर आप यहाँ पर गोल्ड में स्पेशली देना चाहेंगी? गोल्ड में मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा प्राइसेस के ऊपर और एंड वी माइट सी लेवल्स ऑफ 98,500 98,000 लेवल्स नियर टर्म में. सिल्वर के लिए भी सेम रहेगा. सिल्वर काफी रेंज बाउंड रहा है, सो एक बड़ा ट्रिगर के लिए सिल्वर वेट कर रहा है. सो वी माइट सी टुवर्ड्स 1,12,000 1,11,000 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में भी. सो क्योंकि देखिए अभी नेक्स्ट वीक कोर पीसी फिगर्स भी आने वाले हैं एंड जैसे हमने देखा है CPI PPI दोनों भी, CPI में एक मॉडेस्ट इंक्रीज था लेकिन PPI काफी ज्यादा इंक्रीज होकर आया है, जिसके कारण एक्सपेक्टेशंस ये है कि वही हमें देखने को मिलेगा इन कोर पीसी फिगर्स विच माइट बी इन लाइन विद एस्टिमेट्स. एंड
प्रॉब्ली 2.9% के आसपास, विच इज वेरी हाई कंपेयर टू 2% टारगेट ऑफ फेड. सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्राइसेस के लिए स्पेशली बुलियन प्राइसेस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है. थैंक यू सो मच कायनात साथ जुड़ने के लिए. ऑफ कोर्स आपसे अगले हफ्ते बात करेंगे, एक बार ये जैक्सन होल की मीटिंग हो जाए और वो एक्चुअल रिएक्शंस हम यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखें. लेकिन जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर खरीदारों के लिए बेहतर रह सकती है. हमारे साथ अविनाश गुप्ता जुड़े हैं. अविनाश नमस्कार. कैसी लग रही है आपको इंडियन बाइंग एज ऑफ नाउ? जो हल्की सी मुनाफा वसूली है वो कैसी है? आप तो शायद इंडिया में है भी नहीं कि आगे नहीं, आई एम बैक टू इंडिया. बाकी एक चीज बता देता हूँ मनीषा जी, इंडिया में बाइंग स्टार्ट हो चुकी है. ज्वेलरी की बाइंग में काफी इंप्रूवमेंट है. इफ आई सी द बाइंग इन लास्ट 10-15 डेज, इट हैज इम्प्रूव्ड. इंडियन कंज्यूमर बहुत ही स्मार्ट है. जैसे ही भाव नीचे आना शुरू हो रहे हैं और इंडियन कंज्यूमर इज हेडिंग टुवर्ड्स द ज्वेलरी स्टोर्स, और मुझे लगता है कि दिस मोमेंटम विल कंटिन्यू बिकॉज नाउ फ्रॉम हियर द फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स. गणपति हमारे आ रहे हैं और यहाँ से पूरी तरह से फेस्टिवल मूड में आ जाता है इंडियन कंज्यूमर. आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द इंडियन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. एंड एज राजेश भाई एंड नितिन भाई has already told you about Lucky Lakshmi, so I will not talk much about it. So definitely the gem and jewelry industry is looking robust in the coming season. ऑलराइट. 10-15 दिन से अच्छी खरीदारी है, आगे जाकर और बढ़ेगी बिकॉज हम थिक ऑफ द फेस्टिवल्स में यहाँ पर होंगे. अविनाश जी, सब लोग यहाँ पर प्राइसेस की बात कर रहे हैं, मुनाफा वसूली आई है और जिस तरह के टारगेट्स हमने इस साल के एंड तक आते हुए देखे हैं बहुत बिजार हैं. किसी को लगता है कि नए हाईज देखने को मिलेंगे, किसी को लगता है कि हम बहुत नीचे के स्तर बनता हुआ देखेंगे. आपकी क्या सेंस है? देखिए, एक चीज ये बता देता हूँ कि गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में भी बहुत लो नहीं है. यहाँ से जो एक तरफ आ रहा है कि फेड के अंदर रेट नहीं घटेगा, उसकी वजह से सोने का दाम गिरेगा. साथ ही साथ जो तरीके से ट्रंप के एवरीडे स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं, जैसे कि आज जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो उसने यूक्रेन को सलाह दी है कि यू ऑल्सो अटैक. एक तरफ पीस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वार को एस्केलेट करने की बात कर रहे हैं. एंड दैट इज हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर confidence is going low in the minds of the central banks. तो जहां पर भी सोना नीचे आएगा, सेंट्रल बैंक भी उसकी तरफ दौड़ेगा बाइंग करने के लिए. ये हम पीछे देखते हुए आए हैं और मुझे ये लगता है कि सोने के अंदर और चांदी के अंदर दोनों में मद्दी बहुत नहीं है. डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आ सकता है कि अगर से पीस टॉक्स फिजल आउट होते हैं तो अगेन सोने के अंदर काफी तेजी देखने को मिल सकती है. दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. मद्दी मुझे बहुत लंबी चौड़ी नहीं लगती है यहाँ से. पर आपको ये साल खत्म होते तक नए हाइज बनते हुए नजर आते हैं? पॉसिबल है मनीषा जी. तो बेसिकली काफी वॉलेटाइल मार्केट रहने की उम्मीद है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि लोग आकर खरीदारी कर रहे हैं. अविनाश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपना प्राइस सेंस एनालिसिस और इंडियन मार्केट्स में क्या सिचुएशन है वो भी शेयर करने के लिए. इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है. हम जुड़ेंगे आपके साथ ब्रेक के उस पार फ्यूचर्स एक्सप्रेस के साथ.